एवरीवन, मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत एवं आयाम। ये जो विकास के सिद्धांत टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बाल विकास जो है, पेडागोजी, बाल मनोविज्ञान जो है, इसके अंदर 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो बाल मनोविज्ञान की, पेडागोजी की जान है, समझ लीजिए। एक तो अवस्थाएं, दूसरा विकास और अधिगम, ये जो और व्यक्तिक भिन्नता, ये 4 जो हैं मेन टॉपिक हैं, बिल्कुल पेडागोजी के मेन टॉपिक हैं। अवस्थाएं, विकास, अधिगम और जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, विभिन्नता होती है, ये 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और इन पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमने इन 5-6 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो समझ लीजिए पूरी पेडागोजी हमारे समझ में आ गई। और एग्ज़ाम्स में अगर कोई क्वेश्चन आता भी है जो हमने नहीं पढ़ा है और ये सारी चीज़ें हमने अगर अच्छे से पढ़ी हैं तो हम वहाँ पे थोड़ा सा माइंड भी लगा सकते हैं और हम उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओवरऑल विकास, अवस्थाएं और अधिगम और ये व्यक्तिगत विभिन्नता जो है, ये और 1-2 और टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आप सभी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। और विकास जो है, विकास का सिद्धांत, क्योंकि हमारे सिलेबस में है तो सारी चीज़ें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। कुछ भी आपको इधर उधर वेस्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है। तो अभी अगर हम पेडागोजी की बात करें, क्योंकि अभी पेडागोजी चल रही है, तो पेडागोजी जो बाल मनोविज्ञान है, बाल विकास है, इसके सबसे पहले हम थ्योरी के वीडियो लाएंगे, उसके बाद जो है इसके क्वेश्चन आंसर लाएंगे, क्योंकि इसकी थ्योरी भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम वीडियो को या उन चीज़ों को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देखते हैं तब हमारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। लेकिन थ्योरी इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पता नहीं रहता है कहाँ से पूछा जाएगा और किस तरह से पूछा जाएगा, इसलिए हमें थ्योरी पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है और इसके क्वेश्चन आंसर भी सभी के आएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। पहले हमारा अवस्थाओं वाला एक टॉपिक अपलोड हो चुका है, एक वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि आपका सभी कन्फ्यूज़न जो अवस्थाओं से होता है वो सारी चीज़ें आपकी उसमें दी हैं। जिन जिन चीज़ों में आपका कन्फ्यूज़न रहता है वो सारी चीज़ें उस वीडियो में दी हुई हैं, आप वो ज़रूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं विकास के सिद्धांत एवं आयाम। तो विकास के सिद्धांत एवं आयाम क्या है? विकास के सिद्धांत, सारे सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे, कुछ सिद्धांतों को, कुछ नियमों को आज के वीडियो में पढ़ेंगे, कुछ को नेक्स्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि विकास के इतने सारे सिद्धांत और नियम हैं कि सभी एक वीडियो में पढ़ना इम्पॉसिबल है। अगर पढ़ा भी दिए, ठीक है, पढ़ सकते हैं, हम एक ही वीडियो में पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर वो हमारा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए 6-7 नियम आज के वीडियो में लिए हैं और जो 6-7 नियम और बचे हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे हम। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। विकास जो है क्या है? जो जीवधारी हैं, प्राणी हैं, उनमें निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है विकास। ये आसान से परिभाषा है विकास की। जो प्राणी होते हैं, जीवधारी होते हैं, उनमें निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया है वो क्या होती है? विकास होती है। कभी ये तीव्र हो जाती है और कभी मंद हो जाती है, एक समान भले ही ना रहे लेकिन चलती हमेशा है, जीवन पर्यंत चलती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी कभी कभी बन जाता है कि विकास के क्रम में क्या सही कथन है या क्या नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें मान लीजिए एक आपका ऑप्शन है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर आपके ऑप्शन आते हैं कि विकास जो है किशोरावस्था तक होता है, विकास या प्रौढ़ावस्था तक होता है, या विकास जो है एक आयु पर जाकर रुक जाता है। ये इस तरीके के ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप उसमें कौन सा सही करेंगे? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जीवन पर्यंत चलती रहती है। दूसरी चीज़, आपको विकास से रिलेटेड क्या याद करनी है जिसमें आपका कन्फ्यूज़न होता है? विकास क्या होता है? विकास की सारी चीज़ें समान हो सकती हैं, सब कुछ विकास के रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो सब कुछ समान हो सकती हैं। सिर्फ गति जो होती है, विकास की गति या जो दर होती है, जिसको दर बोलते हैं, गति और दर, यहाँ पर एक ही बात यहाँ पर विकास में है। तो जो विकास की गति और जो दर होता है वो कभी समान नहीं हो सकते। यहाँ पर आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। विकास से रिलेटेड आपने 2-3 चीज़ें अगर ध्यान रखें तो कभी गलत नहीं होगा यहाँ से क्वेश्चन आपका। विकास एक तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती है। दूसरा पॉइंट
कि विकास जो है लंबवत नहीं चलता है, एक ही दिशा में नहीं चलता है, ये वर्तुलाकार चलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका कि विकास कभी भी एक दिशा में या लंबवत नहीं चलता, विकास वर्तुलाकार चलता है, यानी चारों तरफ होता है, यानी हर चीज़ का विकास होता है, विकास लंबवत नहीं होता। दूसरा पॉइंट आपका तीसरा क्या है कि विकास की गति और दर कभी समान नहीं होते। इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता, आप आंख बंद करके टिक कर सकते हैं कि अगर कहीं पे विकास के बारे में कोई भी चीज़ समानता लिखी है कि विकास की ये चीज़ समान होती है, आप आंख बंद करके उस चीज़ को टिक कर दें, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। सिवाय किसके, विकास की गति और दर को कभी समान नहीं करना है। विकास की गति और दर जो होती है वो कभी समान गति से नहीं हो सकती, कभी भी समान नहीं होती। दो बच्चे हैं, दोनों में विकास की गति अलग अलग होती है, किसी में जल्दी विकास हो जाता है और तो किसी में देर से होता है। कोई बच्चा जल्दी बोलने लगता है तो कोई देर से बोलता है, कोई जल्दी चलने लगता है तो कोई देर से चलता है। तो विकास की जो गति है वो अलग अलग होती है, वो भिन्न होती है, वो समान नहीं हो सकती। तो बस विकास के क्रम में एक ही चीज़ है जो भिन्न है, क्या है, गति और दर। ठीक है, गति या दर जो है विकास की, यही विभिन्न होती, बाकी गति की सभी क्रम जो हैं वो निश्चित होते हैं और समान होते हैं। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो कुछ एक दो चीज़ें हैं जो विकास के क्रम में आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए विकास के नियम देखते हैं, क्या क्या नियम हैं विकास के। तो जो पहला नियम है विकास का, विकास की दिशा का सिद्धांत, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला सिद्धांत। इसका विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। इसके संबंध में ये कहा जाता है कि विकास की जो दिशा का सिद्धांत होता है, इसके क्रम में क्या कहा जाता है, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। अगर आपके ऑप्शन में आता है विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन में देते हैं, और कौन सा कथन सही है, तो ये कथन सही है, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। इसके संबंध में दो चीज़ें आती हैं, मतलब प्राणी का शारीरिक विकास जो है दो दिशाओं में होता है, एक तो मस्तिष्काधोमुखी दिशा में, दूसरा निकट दूर दिशा में। यहाँ पर ता है, टा नहीं है, ठीक है, मस्तिष्काधोमुखी, ठीक है, मस्तिष्काधोमुखी दिशा में होता है। फिर दूसरा क्या है, निकट दूर दिशा में होता है। तो प्राणी का शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मस्तिष्काधोमुखी विकास, क्योंकि ये वाला जो नियम है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ें। इसमें क्या है, इसमें शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। जैसे कि हमारी जो एक पेडागोजी की जो बाल विकास की सीरीज़ भी चल रही है, 7 वीडियो आई थिंक उसके अपलोड हो चुके हैं, और हर वीडियो में 20-21 से ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो 7 जो वीडियो हैं अपलोड हो चुके हैं, लगभग 200 के आसपास या 140-50 के आसपास जो क्वेश्चन हैं वो उसमें आ चुके हैं। तो उसमें भी ये चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, आप सबकी आपने नहीं देखी हैं तो वो सीरीज़ वाले सभी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसमें भी ये बताया हुआ है कि इसमें शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मस्तिष्काधोमुखी इसको कहते हैं, जो विकास सिर से पैर की ओर होता है। इस नियम को क्या कहते हैं, मस्तिष्काधोमुखी विकास कहते हैं। यानी जो भी विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, यानी पहले सिर का, फिर धड़ का, फिर सबसे अंत में पैरों का विकास होता है। इसलिए शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। दूसरा देखें, क्रियात्मक विकास में भी जन्म के उपरांत पहले शिशु के सिर, मुख तथा गर्दन की क्रियाएं विकसित होती हैं तथा बाद में धड़ और अंत में पैरों की क्रियाओं का विकास होता है। सबसे पहले शिशु जो होता है उसका सिर का, फिर मुख का, फिर गर्दन का, यानी सबसे पहले ऊपरी हिस्से का विकास होता है, फिर धड़ का होता है और सबसे अंत में पैरों का विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि अगर आता है कि शारीरिक विकास में सबसे अंत में किसका विकास होता है, सबसे अंत में पैरों का विकास होता है। इसीलिए कहा जाता है शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है, और इसको क्या कहते हैं, मस्तिष्काधोमुखी विकास कहते हैं। नेक्स्ट देखें, विशेषज्ञों के अनुसार नवजात शिशुओं में संवेदना का विकास पहले शरीर के ऊपरी भागों में तथा बाद में नीचे के भागों में होता है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि जो नवजात शिशु होते हैं उनमें संवेदना का विकास पहले शरीर के ऊपरी भागों में होता है, बाद में नीचे के भागों में होता है। जैसे कि पहले सिर का, धड़ का, फिर
पैरों का। तो इस तरह से विकास होता है सिर से पैर की ओर, जिसको मस्तकाधोमुखी विकास कहते हैं। दूसरा क्या है, मतलब 2 दिशाओं में विकास होता है। तो दूसरा क्या है, निकट दूर विकास क्रम। निकट दूर मतलब जो सुषुम्ना नाड़ी होती है उससे हमारे जो निकट के अंग होते हैं पहले उनका विकास होता है और फिर दूर के अंगों का विकास होता है। तो इसी क्रम में सबसे पहला देखें, शारीरिक विकास केंद्रीय भागों से होना शुरू होता है। एक चीज़ ये ध्यान रखें, जो भी हमारे अंग हैं, हमारे हाथ है मान लीजिए, तो पूरे हमारे हाथ है, उस पूरे हाथ का केंद्र क्या है, हमारे जो कंधे हैं ये है। हाथ की शुरुआत कहाँ से होती है, हाथ का जो हाथ है इसकी शुरुआत, इसका केंद्र कहाँ है, ये कंधे हैं। उसके बाद कोहनी आती है, फिर कलाई आती है और उसके बाद हाथ पूरा, यानी फिर और सबसे लास्ट में उंगलियाँ आती हैं। तो सबसे पहले केंद्र से शुरू होता है विकास और सबसे लास्ट में जो सबसे दूर वाली चीज़ें होती हैं उनमें होता है। तो ये नियम है निकट दूर विकास क्रम। ठीक है। तो दूसरा देखें, कंधों तथा हाथों की क्रियाएं व नियंत्रण पहले विकसित होता है, जबकि उंगलियों की क्रियाएं देर से विकसित होती हैं। कोई भी बच्चा देखें आप, कोई भी छोटा बच्चा देखें, कोई भी शैशवावस्था जो होती है उसमें देखें आप, 2 वर्ष से कम का बच्चा, बस जैसे कि 1 साल का बच्चा हो, 1.5 साल का बच्चा हो, इस तरह का उस छोटे बच्चे को आप देखें, ज़मीन में पड़ी हुई कोई भी चीज़ को उठाने के लिए वो उंगलियों का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि उसकी उंगलियां विकसित नहीं होती हैं। सबसे पहले उसके कंधे, फिर हाथ और सबसे लास्ट में उंगलियां विकसित होती हैं। तो कोई भी चीज़ को वो पकड़ नहीं पाता है। आप अपने आसपास अपने घर में किसी भी बच्चे पर ध्यान दें कि जो छोटा बच्चा है वो ज़मीन में अगर कोई खिलौना पड़ा है या कोई भी चीज़ है जिसकी ओर वो आकर्षित हो रहा है तो वो उसको उठा नहीं पाता है ज़मीन से, क्योंकि उसकी उंगलियों की क्रियाएं जो विकसित नहीं होती हैं, इसलिए वो उठा नहीं पाता है उनको। उन पर हाथ मारता है, आप ध्यान दीजिएगा, वो उन पर हाथ मारता है, मतलब उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि किस तरह से उठाना, उसकी उंगलियों के विकास नहीं हुआ होता है, तो वो उस पर हाथ मारता है। तो क्या होता है, पहले हमारे हाथ का विकास होता है और सबसे लास्ट में उंगलियों का विकास होता है। दूसरा देखें, अतः निकट दूर के विकास क्रम में सुषुम्ना नाड़ी के पास वाले अंगों का विकास पहले होता है तथा जो है सुषुम्ना नाड़ी के दूर वाले अंगों का विकास सबसे बाद में होता है। इसे एकीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। जो निकट दूर का सिद्धांत है, जो दिशा का सिद्धांत है, उसमें जो 2 हैं, एक मस्तकाधोमुखी और निकट दूर विकास। जो निकट दूर का विकास है उसको एकीकरण का विकास भी कहते हैं, मतलब एकीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो जो दिशा वाला सिद्धांत है जिसमें मस्तकाधोमुखी और निकट दूर का सिद्धांत है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट हमारा जो सिद्धांत है वो है विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। इसे देखें, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, इसमें समझने जैसे कोई चीज़ नहीं है। विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। पहले छोटा बच्चा होता है, उसमें विकास कम होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, वो चीज़ें और ज़्यादा सीखने लगता है, फिर और ज़्यादा बड़ा होता है, वो और चीज़ों को सीखने लगता है। तो विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने को नहीं है। प्रत्येक विकास जो है निश्चित अवस्थाओं से होकर गुजरता है और हर अवस्था की अपनी कुछ विशेषता होती है। जैसे शैशवावस्था में कुछ चीज़ें डेवलप होती हैं, फिर जब वो बाल्यावस्था में आता है तो वह स्कूल जाने लगता है, खेलने लगता है, भागने दौड़ने लगता है, वो सारी क्रियाएं भी करने लगता है, फिर और बड़ा होता है, और चीज़ों का विकास होता है, और चीज़ों की उसे नॉलेज आती है। तो विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, ये तो एक कॉमन सी बात है, लेकिन इस नियम को आप ज़रूर ध्यान रखें कि विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह का आता है। मान लीजिए कि विकास के क्रम में एक कथन सही है, इस तरह का पूछते हैं, और विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, एक क्रम ये लिखा हो। तो अगर आपको ये नहीं पता है, ये ध्यान नहीं दिया आपने कि विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, तो हो सकता है आप किसी और ऑप्शन को टिक करके आएँ। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो रेड कलर से, इसीलिए मैंने अलग अलग रेड कलर से लिखे हुए हैं सिद्धांत हैं ये सभी, इनके नाम तो ज़रूर याद रखें, क्योंकि जब आपको नाम याद होंगे तो अंदर वाली चीज़ें जो उसकी डिटेल से हैं वो आपको खुद ही पता चल जाएंगी कि क्या है। तो विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, किस तरह से होता है आप सब जानते हैं कि हर अवस्था में, शैशवावस्था में विकास जितना होता है, फिर बाल्यावस्था में और ज़्यादा हो जाता है, किशोरावस्था में और ज़्यादा हो जाता है। तो विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। नेक्स्ट नियम क्या है इसका, भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता का सिद्धांत, विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, इसके अंतर्गत ये पॉइंट आता है। भिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि गति कभी समान नहीं होती,
विकास के क्रम में सब कुछ निश्चित हो सकता है, सब कुछ समान हो सकता है, सिर्फ गति और दर जो होती है वो समान नहीं हो सकती, वो भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ पर ये देखिए भिन्नता का सिद्धांत में आती है ये चीज़ कि विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, वो समान नहीं हो सकती। किसी भी प्राणी का विकास एक समान गति से सदैव नहीं होता, उसमें निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। किशोरावस्था तक विकास की गति तीव्र होती है और इसके बाद धीमी पड़ने लगती है। फिर यहाँ पर एक चीज़ और है कि मान लीजिए दो बच्चे हैं कोई, तो दो बच्चे समान आयु के हैं बच्चे दो, लेकिन उनमें क्या होता है, एक बच्चे में विकास जल्दी हो जाता है, दूसरे में देर से होता है। एक जल्दी बोलने लगता है, एक देर से बोलता है। कुछ बच्चे 9 महीने में ही चलने लगते हैं और कुछ 2-2 साल तक नहीं चल पाते हैं। तो विकास की गति हमेशा भिन्न होती है, ये भिन्नता का सिद्धांत भी कहता है। और ये व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता, उसके अंदर भी ये चीज़ें आती हैं। अब देखें परस्पर विकास का सिद्धांत। जो परस्पर विकास का सिद्धांत है वो ये कहता है कि एक विकास जो है वो दूसरे विकास से रिलेटेड होता है, कनेक्टेड होता है। यानी किसी बच्चे का अगर शारीरिक विकास शीघ्र हुआ है, जल्दी हुआ है, तो वो सारी चीज़ों में फिर उसका विकास तेज़ी से होगा, जल्दी होगा। लेकिन अगर किसी का शारीरिक विकास देर से हुआ, धीमी गति से हो रहा है, तो उसकी सारी चीज़ें फिर धीमी ही रहेंगी, मंद ही रहेंगी। तो यानी कि एक क्षेत्र का जो विकास है वो दूसरे क्षेत्र से कनेक्टेड होता है, संबंधित होता है, यानी परस्पर संबंधित होता है। तो परस्पर विकास का सिद्धांत यही कहता है। देखें आप, किसी एक क्षेत्र में होने वाला विकास के दूसरे क्षेत्र से निश्चित रूप से संबंध रखता है। जिन बालकों का शारीरिक विकास शीघ्र हो जाता है उनमें संवेगों, सामाजिकता, क्रियात्मक क्षमताओं, बुद्धि आदि का विकास भी शीघ्रता से होता है। यहाँ पर देखें कि कोई बच्चा जल्दी अगर बोलने लगेगा, तो जब वो जल्दी बोलेगा तो सारी चीज़ें जल्दी सीखेगा भी। जो बच्चा देर से बोलेगा, मान लीजिए कोई 2 साल का, 3 साल का हो गया और वो ठीक से नहीं बोल पा रहा है, तो वो चीज़ों को कैसे सीखेगा? जब वो बोलना स्टार्ट करेगा तब चीज़ों को सीखेगा, तो उसकी सारी चीज़ें फिर लेट हो जाती हैं। यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि अगर उनका शारीरिक विकास जो है वो शीघ्र हो रहा है, जैसे वो शीघ्र चलने लगे, ठीक है, कोई बच्चा है बहुत जल्दी चलने लगा है, तो वह जल्दी चलने लगा है, फिर क्या होता है, वो चीज़ों को, अगर कोई चीज़ दूर है तो वहाँ पर उसको देखना, समझना है, उसको वही वहाँ पर जाकर देखता है, उसको परखता है, समझता है कि ये क्या है, वो क्या है, क्वेश्चन करता है। इसी तरह से कोई बच्चा अगर जल्दी बोलने लगता है तो वो चीज़ों को जानने के और उत्सुक होता है, वो जल्दी क्वेश्चन करने लगता है कि ये क्या है, ये कैसे होता है, तो उससे बुद्धि का विकास भी उसका शीघ्र होता है। लेकिन अगर यही कोई बच्चा देर से बोलेगा तो उसका विकास जो है, बुद्धि का विकास, वो भी देर से होगा। तो एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। जिन बालकों का शारीरिक विकास शीघ्र हो जाता है उनमें संवेगों, सामाजिकता, क्रियात्मक क्षमताओं, बुद्धि आदि का विकास भी शीघ्रता से होता है। फिर देखें, शारीरिक रूप से स्वस्थ बालकों का सामाजिक व नैतिक विकास भी अच्छा होता है। अब देखें व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। यहाँ पर ये समझें, जो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत होता है, यहाँ पर तो विकास का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, तो व्यक्तिगत जो विभिन्नता है इसका सिद्धांत है विकास का सिद्धांत। लेकिन जो व्यक्तिगत विभिन्नता है ये भी एक अलग चैप्टर है, अलग इसका भी, और ये सिलेबस में, हमारे जो एस्टेट का सिलेबस है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता एक टॉपिक भी है। मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो दिया जा रहा है आपको व्यक्तिगत विभिन्नता, ये विकास का एक सिद्धांत है। क्योंकि आज हम विकास के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है। लेकिन जो व्यक्तिगत विभिन्नता है इसका एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और ये अलग चैप्टर है हमारा। जो बीएड वगैरह आपने डीएलएड किया हुआ है तो उसमें आप देखें, आपने पढ़ा होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता एक अलग चैप्टर है और अलग ही टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट आते हैं। जैसे कि अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि पेडागोजी जो है, बाल विकास है या बाल मनोविज्ञान के हैं, तो उसके अंदर 4-5 चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट हैं जिसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता भी आती है। अगर आपने ये डिफरेंसेस जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपकी आधी जो है पेडागोजी सॉल्व हो गई। तो इसको भी हम पढ़ेंगे, हमारा विकास का टॉपिक ख़त्म होगा तो दूसरा हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, और ये हमारे सिलेबस में भी है।
व्यक्तिगत विभिन्नता। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्तिगत विभिन्नता हम पढ़ रहे हैं ये एक विकास का सिद्धांत भी है। देखें यहाँ से व्यक्तिगत विभिन्नता। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तिगता के अनुरूप होती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं और इसी कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कोई भी एक बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं होता। ठीक है, कोई भी दो बालक एक दूसरे के समान नहीं होते, उनमें कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वे एक दूसरे के समरूप नहीं हो सकते। विकास के इसी सिद्धांत के कारण कोई बालक अत्यंत मेधावी, कोई बालक सामान्य तो कोई बालक पिछड़ा या मंद होता है। ठीक है, मतलब क्या है इसका? व्यक्तिगत विभिन्नता, कोई भी दो बालक हों या बहुत ज़्यादा लोग हों, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बालक हों चाहे वयस्क लोग हों, कोई भी हो, व्यक्तिगत विभिन्नता सब में पाई जाती है। कोई दूसरे के समान नहीं दिख सकता। व्यक्तिगत विभिन्नता सब में पाई जाती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कोई तो अत्यंत मेधावी होते हैं, कोई सामान्य होते हैं और कोई जो है पिछड़े या मंद होते हैं। ठीक है, तो ये कहता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अब देखें सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि सामान्य से विशिष्ट ये सिद्धांत है विकास का, लेकिन विशिष्ट से सामान्य किसका सिद्धांत है? ये अधिगम का सिद्धांत है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर एग्ज़ाम्स में आता है ऑप्शन में दोनों चीज़ें हैं, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत और विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत, और आपसे पूछा जा रहा है विकास का सिद्धांत, तब आप विशिष्ट से सामान्य ना कर दें, क्योंकि अगर आपने विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत किया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो अधिगम का सिद्धांत है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस पर कन्फ्यूज़न रहता है, उल्टा हो जाता है अगर तो सामान्य से विशिष्ट ये विकास का सिद्धांत है और विशिष्ट से सामान्य अगर लिखा हुआ है तो वो है अधिगम का सिद्धांत। इसलिए इसको बहुत ध्यान रखें कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है। देखें यहाँ से विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद वो विशिष्ट क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। कोई भी बच्चा हो वो पहले छोटी छोटी सामान्य चीज़ें करता है, उसके बाद धीरे धीरे वो और कठिन चीज़ों को सीखता है, फिर और कठिन चीज़ों को सीखता है। इसको सरल भाषा में बोलें तो सरल से कठिन की ओर भी कह सकते हैं, आसान से कठिन की ओर भी कह सकते हैं। इस तरह से आम भाषा में अगर बोलें तो ये कह सकते हैं, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास का यह नियम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक आदि सभी प्रकार के विकास पर लागू होता है। भाषा विकास में भी सबसे पहले शिशु क्रंदन करता है। भाषा विकास में देखें आप, कोई भी बच्चा सबसे पहले शिशु क्रंदन करता है, फिर अस्पष्ट आवाज़ें निकालता है, यानी ऐसी आवाज़ें निकालता है जो कुछ समझ में नहीं आता। छोटे बच्चे कुछ बोलते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहले वो अस्पष्ट आवाज़ें निकालते हैं, फिर छोटे छोटे आसान से शब्दों को उच्चारण करने लगते हैं, जैसे माँ है या पानी को वो मम बोलते हैं। इस तरह से छोटे छोटे शब्द बोलते हैं जैसे जिनको समझा जा सकता है। सबसे पहले तो अस्पष्ट आवाज़ें निकालते हैं जिनको नहीं समझ में आती हैं कुछ, उसके बाद छोटे शब्दों को बोलने लगते हैं जो थोड़ा समझ में आती हैं, और अंत में वाक्यों के विकास को ग्रहण कर लेते हैं। पहले छोटी छोटी चीज़ें बोलते हैं और फिर जो है बड़ी चीज़ें बोलने लगते हैं, यानी वे सामान्य से विशिष्ट की ओर। दूसरा देखें, ये तो हो गई संवेगात्मक या भाषा विकास। ठीक है, फिर देखें मानसिक विकास में भी सामान्य से विशेष का क्रम लागू होता है। बालक पहले पढ़ना, फिर लिखना और अंत में कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान करना सीख जाता है। यहाँ पर आप कहेंगे पहले तो सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना आता है। तो सुनना और बोलने वाली चीज़ें अभी आपने ऊपर पढ़ी हैं कि पहले क्रंदन करता है शिशु, फिर अस्पष्ट आवाज़ें निकालता है, फिर धीरे धीरे छोटे शब्दों को बोलना शुरू करता है, फिर बड़े शब्दों को जो है बड़े वाक्यों को बोलने लगता है। तो सुनने और बोलने वाला तो ऊपर हो गया, जो पढ़ना और लिखना है। तो यहाँ पर देखें क्या सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे गया कि पहले वो पढ़ना सीखता है और इसके बाद लिखना और अंत में कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान करना सीख जाता है। तो ये हो गई मानसिक विकास की बात। फिर देखें संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास की बात करें तो इसमें भी बालक पहले केवल उत्तेजना के फलस्वरूप संवेगों को प्रकट करता है, किंतु धीरे धीरे वो अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेता है। संवेगात्मक विकास क्या है?
पहले अपने संवेगों को नियंत्रण नहीं कर पाता है बच्चा, और फिर धीरे धीरे वो नियंत्रण करना सीख लेता है। तो संवेगात्मक विकास में भी पहले सामान्य क्रियाएं करता है, धीरे धीरे वो विशिष्ट क्रियाएं करना सीख लेता है। तो ये हो गया हमारा नियम सामान्य से विशिष्ट की ओर। यहाँ पर ये ध्यान ज़रूर रखना है आपको कि सामान्य से विशिष्ट जो है ये विकास का सिद्धांत है, और विशिष्ट से सामान्य अधिगम का सिद्धांत है। नेक्स्ट है हमारा निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत क्या है? जीवन पर्यंत विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यही हमारा निरंतर विकास का सिद्धांत है। इस नियम के अनुसार विकास एक ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यानी विकास जीवन पर्यंत चलता है, मृत्यु तक चलता है, जीवन पर्यंत चलता है और निरंतर चलता रहता है। वो अलग बात है कि कभी जो है तीव्र हो सकती है इसकी गति, मंद हो सकती है, क्योंकि गति जो है वो भिन्न होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कभी तीव्र हो सकती है, कभी मंद हो सकती है, तो ये अलग बात है, लेकिन निरंतर चलता रहता है विकास। और किशोरावस्था तक जो है बहुत ज़्यादा तीव्र रहती है इसकी गति कहना चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा मंद हो जाती है। आप पढ़ लें इसको पूरा। इस नियम के अनुसार विकास एक ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलती है। ये अलग बात है कि विभिन्न अवस्थाओं में इसकी गति तीव्र तथा मंद अवश्य पड़ जाती है। हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण संपन्न होता है। तो आज की वीडियो में हमने विकास के 6 या 7 सिद्धांत पढ़े हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो विकास का सिद्धांत है वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखे गए हैं जो पुराने पेपर्स हैं उनमें। तो विकास के सभी सिद्धांत, जैसे कि पहले ही मैंने बोला, विकास जो है चाहे वो देश का विकास हो, चाहे किसी भी चीज़ का विकास हो, विकास से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। विकास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वही पेडागोजी में भी है। विकास पेडागोजी की जान है, समझ लीजिए, बाल विकास की जान है विकास। ठीक है, तो विकास से रिलेटेड चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। विकास के सिद्धांत, विकास के नियम, उसके आयाम, हर चीज़ को आपको विकास से रिलेटेड बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इसकी थ्योरी ख़त्म होने के बाद आपके विकास से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आई एम श्योर आप उस क्वेश्चन को देखने के बाद, उनको पढ़ने के बाद, उन वीडियोज़ को देखने के बाद विकास से रिलेटेड आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बस बने रहें हमारे चैनल पर। और आज की वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। और ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा मेहनत से बना है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स को देखकर उनके पॉइंट को फाइंड आउट करके और ऐसी चीज़ें बनाना जो आपको समझ में आए। क्योंकि अगर किताब से ही पढ़ना हो, ठीक है, तो हम किताबें खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन किताबों में इतना ज़्यादा लिखा रहता है कि हम उसमें उलझ जाते हैं। तो बहुत सारी बुक्स को देखकर जो बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं उनको फाइंड आउट करके जो मेन चीज़ें हैं जिससे हमें नियम समझ में आए और चीज़ें समझ में आए, वो चीज़ें फाइंड आउट करके आपकी लिखना, कुछ चीज़ें अपनी भाषा में लिखना, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत होती है एक PDF बनाने में। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा क्या मतलब हेल्पफुल लगा हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।